स्कूटर पर बैठकर नमकीन बेचने वाला आदमी कैसे भारत का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। सहारा ग्रुप का नाम 90 से 2000 तक के दशक में सबने सुना होगा, पर फिर ऐसा क्या हुआ जो सहारा परिवार पूरी तरह फर्श पर आ गया। किससे कहानी में आज कहानी सुब्रत रॉय की। चलिए अब आजादी के 1 साल बाद के समय में चलते हैं। बिहार के अरिया में एक बंगाली हिंदू परिवार में सुब्रत रॉय का जन्म हुआ। उसके बाद ये और इनका परिवार गोरखपुर में शिफ्ट हो जाते हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पर इनके पिता एक शुगर मिल में जॉब करते हैं और उनकी अचानक ही डेथ हो गई थी। सुब्रत घर के बड़े बेटे थे, जैसे कि अमूमन हर भारतीय परिवार में होता है। सुब्रत के साथ भी वैसा ही हुआ। वो नौकरी करना चाहते थे, पर घर के बड़े थे, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ गई। फिर उन्होंने बिजनेस करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे, पर उन्हें उतना नहीं मिल पा रहा था जितना कि उन्हें जरूरत थी। वो 30 साल के हो चुके थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी। उस वक्त वो अपने स्कूटर पर बैठकर नमकीन के पैकेट्स बेचा करते थे। उन्होंने इस दरमियान ऐसे लोगों को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था जो रोज काम पर जाते हैं पर कुछ भी सेव नहीं कर पाते, जैसे चाय वाला या ऐसे ही कई सारे छोटे मोटे व्यापारी। सुब्रत रॉय ने 1976 में एक चिट फंड कंपनी सहारा फाइनेंस की शुरुआत की और जब इसकी शुरुआत हुई तो बस इस कंपनी के ऑफिस में 3 लोग काम करते थे। मात्र 2000 रुपए लागत से सुब्रत ने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और अगले 2 सालों में उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया। जब 80 का दशक आया तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी। एक दौर ऐसा भी आया जब सहारा लोगों को हायर करने लगी थी। उन्होंने फाइनेंस से शुरू किया, लेकिन यही नहीं रुके। इसके बाद उन्हें रियल एस्टेट, मीडिया और होटल के बिजनेस में भी पैर रखा और अपने लिए अलग जगह बनाई। उन्होंने सहारा 1 टीवी चैनल, राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र तक चलाया, जो काफी टाइम तक चले भी। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में अपने होटल खोले। उन्होंने रियल एस्टेट और हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी खोले थे। उस वक्त वो अपने करियर के चरम पर थे। 1996 में सहारा कैसे काम कर रहा था उस पर कुछ सवाल उठे थे, पर इस बात को वही दबा दिया गया था, क्योंकि मीडिया उस वक्त सहारा और सुब्रत रॉय के बारे में सिर्फ वही चीजें दिखाता था जो अच्छी है। 2000 तक सहारा के पास करोड़ों की संख्या में डिपॉजिटर्स थे। 2002 में भारत क्रिकेट टीम को बीसीसीआई को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। अब भारतीय खिलाड़ियों की नीली जर्सी पर सहारा इंडिया का लोगो होता था। 2000 के बाद यहाँ बहुत सी गड़बड़ होना शुरू हो गया था। उन्हें तरह तरह की स्कीम्स बताई जाती थी कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा और अगर इसमें कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगा। और ये तब हुआ करता था जब लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा मैच्योर होने वाला होता था, पर लोगों को सहारा के ऊपर भरोसा इतना था कि वो पैसे फिर से इन्वेस्ट कर देते थे। अगर आंकड़ों की माने तो उस वक्त सहारा की नेटवर्थ 32,000 करोड़ रुपीस थी और 7 लाख एम्प्लॉयज थे जो सहारा के साथ काम करते थे। 2004 में सुब्रत रॉय अपने दोनों बेटों की शादी करते हैं, जिसमें करीब 552 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 110 डिशेस के अलग अलग शेफ आए थे। इस शादी से बड़ी शादी आज तक भारत में नहीं हुई है और ये सवाल उठना तो लाजमी था कि ये पैसे आए कहां से। सहारा ने अब लोगों से कहा कि वो एजेंट को अपना पैसा नहीं देंगे, अब सहारा के ऑफिस में जाके खुद से पैसा जमा करेंगे, पर ऐसा उस वक्त पॉसिबल नहीं था। जो सहारा के इन्वेस्टर्स थे वो खुद से पैसा खर्च के सहारा के ऑफिस पैसे जमा करने नहीं जा सकते थे और जब वो पैसे नहीं करते थे तो सहारा उन्हें नोटिस भेज देता था कि आपका पैसा अब जब्त कर लिया जाएगा। ये वो समय था जब लोगों का भरोसा सहारा से उठने लगा था। जब लोगों ने अपना पैसा मांगा तो उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जाता था। सहारा सिटी बसाया जाता है और बिजनेस लगातार एक्सपैंड होता जाता है। 2010 में इनके खिलाफ 2 शिकायतें आई थी, इसलिए लोगों का शक बढ़ गया था। सेबी ने 2011 में सहारा इंडियन रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। जब ये मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशकों को बरकरार रखा और सहारा को निवेशकों से लिए गए धन को 15% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया था। सहारा को निवेशकों को रिफंड करने के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा गया। सहारा ग्रुप की ओर से हमेशा इन आरोपों को खारिज किया जाता रहा। कंपनी ने ये भी कहा कि कोर्ट उसे दोहरा भुगतान करने को कह रहा है, क्योंकि वो पहले ही 95% निवेशकों को भुगतान कर चुके हैं, पर इसका इनके पास कोई सबूत नहीं था। और जब इनसे प्रूफ मांगे गए तो इन्होंने सेबी के ऑफिस में 127 ट्रक डॉक्यूमेंट से भरकर भेज दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इन कागजों की जांच पड़ताल करने में सालों लग जाएंगे। जब ये ट्रक मुंबई पहुंचे थे तो मुंबई की सड़कों पर जाम लग गया था। सेबी ने जब इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना शुरू की तो उन्हें पता चला कि इससे कई फर्जी नाम, फर्जी पता था। ये सारी चीजें खबरों में लगातार बनी हुई थी। वो इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहे थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2016 में उन्हें बेल मिल जाती है। 2023 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन लोगों का पैसा इसमें लगा
लगा है वो वापस मिल जाएगा। अभी बीते 15 नवंबर की सुबह सुब्रत रॉय की मौत की खबर आती है और फिर से एक बार ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अब लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। सुब्रत रॉय विजय माल्या और ललित मोदी की तरह भागे नहीं। उनके जेल से आने के बाद कुछ लोगों का पैसा वापस मिल गया है और उम्मीद की जाती है कि जिन लोगों का नहीं मिला उनका भी मिल जाएगा। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।